हेलो गाइस। तो ये फिल्टरिंग द योजना सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड योजना से डील करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आप लोग सबको पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस, नॉट जस्ट टू यूपीएससी जीएस मेंस में जीएस 2 का एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंडिंग एनी सॉर्ट ऑफ न्यूज़ इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे दुनिया इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइज है कि आपको ज़रूरी ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझें। अलग कंट्रीज़ की कि यूएसए में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना क्या प्लान कर रहा है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है आजकल के टाइम में अपने लाइफ को व्यतीत करने के लिए। तो इसलिए ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो फॉर एस्पिरेंट्स, तो इट गोज विदाउट सेइंग कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको मैं बेसिकली दो पार्ट्स में कवर करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसके मैं रिलीज़ करूँगा। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भी जब रिलीज़ होगा तो यहीं पे मैं आपके लिए लिंक भी इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हैं। अ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो स्टार्ट में करना चाहूँगा इस इशू को थोड़ा यूनिक तरीके से, क्योंकि इस बार इस इशू में गांधी जी का एक कोट जो कि काफ़ी अनकॉमन सा कोट है वो इसमें मेंशन था। वो ये है कि माय मतलब गांधी जी कहते हैं, माय एम्बिशन इज नथिंग लेस दैन टू सी इंटरनेशनल अफेयर्स बेस्ड ऑन अ मॉरल बेसिस थ्रू इंडियाज एफर्ट्स। तो वो उस समय भी ये समझते थे जब इंडिपेंडेंस मिली हम लोगों को कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो सबसे फंडामेंटल जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो होगा एक मोरालिटी प्रोवाइड करना इंटरनेशनल रिलेशन, एक एथिकल बेसिस, एक वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करना दुनिया को, किस तरीके से वो एक दूसरे से कंट्रीज इंटरैक्ट करेंगी, अपने ट्रांजैक्शन रखेंगी, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगी। और वो हमने देखा भी आगे चलते हुए, पंचशील, नॉन अलाइंड मिशन, गुजरात डॉक्ट्रिन, ऐसे करके बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं जिन्होंने एक एथिकल सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करी है इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये गांधी जी का एक कोट है, उसी को पर्सपेक्टिव में लाते हुए। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को फ्लो बता देता हूँ वीडियो का कैसे रहेगा। स्टार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इस इशू में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या इसके फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर इशू के। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, इसको असिमुलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट we'll also see some of the articles which I have not covered, जो आप लोग चाहें तो अपने लेजर के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आजकल जो पैंडमिक ने हर चीज़ को फंडामेंटली चेंज कर दिया है, तो फॉरेन पॉलिसी में कैसे चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये हमारे प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्ष वी श्रृंगला ने मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला ने लिखा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रहा है वो किस तरीके से इवॉल्व करा है अब ओवर द इयर्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस एंड इवन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। कैसे क्या चैलेंजेस फेस करे हैं इंडिया ने, या फिर कौन क्या अचीवमेंट्स रहे हैं उनके, और किस तरीके से फ्यूचर पाथ रहना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली आपका जो कंटेंट्स हैं इसके, हम लोगों ने देखे कि काफ़ी वेरीड इसके कंटेंट्स हैं। ट्रेड से भी डील करते हैं, एजुकेशन से भी डील करते हैं, ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी से डील करते हैं। तो काफ़ी ऐसे कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं इस पर्टिकुलर योजना में जिन्होंने जिनके वेरीड डोमेन्स हैं। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट समथिंग विच इज ओनली लिमिटेड टू पॉलिसी। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब वो टाइम चला गया कि एज अ डिफरेंट हम कंसिडर कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, कोई एज अ डिफरेंट मिनिस्ट्री एज अ डिफरेंट इशू कंसिडर कर रहे हैं। दैट हैज अ बेयरिंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी अदर एस्पेक्ट, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्पेस हो, इंडस्ट्री हो, सब चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट रहता है।
अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कैसे अपने कैसे इस वीडियो के कंटेंट को अपनी प्रिपरेशन में असिमुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका फंडा सिंपल सा है। जीएस वन में ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। तो उसमें भी हमसे ये पूछा जाता है, कभी कई बार क्वेश्चंस आते हैं मेंस में कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है उसका इकोनॉमी पे, क्या इफेक्ट हो रहा है उसका एजुकेशन पे, क्या इफेक्ट हो रहा है उसका सोसाइटी पे। तो इस तरीके का अगर हम चीज़ समझें तो उसमें आईआर की नॉलेज होना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि हमारे जो डायस्पोरा है या फिर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या जिन कंट्रीज के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनकी पॉलिसीज कैसे ग्लोबलाइजेशन को गाइड करती हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इट्स डेवलपमेंट। और ऑब्वियसली जीएस टू का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, सेपरेट एक सब टॉपिक है इसके। ऑलमोस्ट 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, अब अगर एडिशनल रीडिंग की मैं बात करूँ तो जिसको इंटरेस्ट है, जिसको ज़्यादा टाइम है अवेलेबल, तो वो चाहे तो कुछ टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स रीड कर सकता है इसमें। एक टॉपिक है इसका यूएस के H1B वीज़ास के ऊपर। तो वो मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक से डील कर रहा है। इट वॉजेंट समथिंग विच इज़, मतलब वो बेसिकली आप अगर आपका PSIR ऑप्शन है तब आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं फॉर योर वैल्यू एडिशन। बट एज अ जनरल स्टडीज स्टूडेंट मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। इसके अलावा फिर चाइना और रशिया के साथ रिलेशंस के बारे में भी बात करी है। इसमें भी यही सेम इशू था। चाइना से सिर्फ एक हमने सिक्योरिटी का ही डील करा है, तो आई थिंक कि उसको मैंने इसमें समझा नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक सिंगल इशू, एक स्पेसिफिक इशू से डील करता है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट से, तो मैंने उसको कवर नहीं किया है। सिमिलरली रशिया का रिसेंट टाइम्स में जो चेंजेस आए हैं उसमें उस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उसका इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको इन तीनों को कवर नहीं किया, इन तीन कंट्रीज को। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। तो अब ये हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये मिस्टर हर्ष वर्धन श्रृंगला ने लिखा है, एंड ही इज़ द करंट फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। उन्होंने उसमें डिटेल करा है कि क्या प्रिंसिपल्स है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, कौन से एक्शंस ये दिखाते हैं कि इंडिया उन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, और क्या चैलेंजेस हैं, क्या फंडामेंटल चैलेंज है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सिंपल सा इशू है, सिंपल सी बात है। फंडामेंटल चैलेंज यूजुअली किसी भी चीज़ में, दुनिया के किसी भी पॉलिसी मेकिंग एस्पेक्ट में ये रहता है कि कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करें एंड कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करें, कैसे हम इंश्योर करें कि जो चीज़ चलती आ रही है उस तरीके वो इतना ज़्यादा भी चेंज ना हो जाए कि वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो जाए, और कैसे हम इतने चेंजेस, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चेंजेस लाते रहें कि वो रिस्पॉन्सिव रहे टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम। तो ये हर एक पॉलिसी का एक फंडामेंटल डाउट होता है। सिमिलरली आईआर में भी ऐसा है। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जैसे नाम, एक चीज़ नाम हम 1950 से उसके आइडिया को फॉलो करते आए हैं, बल्कि बट वो इस्टेब्लिश 1961 में हुआ था फॉर्मली, बट ये तब से चला आ रहा है। तो ये कि कंसिस्टेंट एस्पेक्ट रहा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। इसके अलावा जैसे डिसआर्मामेंट को हमने हमेशा सपोर्ट करा है, एक कंसिस्टेंट स्टैंड लिया है इंडिया ने हमें अगेंस्ट डिसआर्मामेंट। फिर एक गुजराल डॉक्ट्रिन, जिसको कंसिडर करा जाता है इंडिया के नेबरहुड के लिए जो आइडियलिस्टिक एक प्रिंसिपल्स है, वो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में इंजेंडर्ड है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं कंसिस्टेंसी। अब अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, तो अब अगर हम आजकल के टाइम्स में देखें तो नाम का उतना सिग्निफिकेंस हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि इंडिया का नेचर बढ़ चुका है। सिमिलरली जो दुनिया की सराउंडिंग्स है वो कोल्ड वॉर वाली नहीं रही है, बाइपोलर नहीं है वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज टर्निंग मल्टीपोलर। तो वो ऐसी सिचुएशन में हम
नॉन अलाइंड रहने की गलती नहीं कर सकते. वी हैव टू गेट, वी डोंट हैव टू अलाइन, बट वी मस्ट फाइट फॉर आवर ओन इंटरेस्ट एंड शुड, जैसे कहा जाता है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू हम करें. ये इंपॉर्टेंट है. तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना करके हमको रखना है, कितना हम नॉन अलाइंड रहते हैं और कितना हम स्ट्रेटेजिकली एंगेज करते हैं. फिर दूसरी चीज़, डिसआर्मामेंट में चेंजेस आ रहे हैं कि इंडिया का जो रिसेंट टाइम्स में मिलिट्री पॉलिसी रही है, वो रही है एक तरीके से एक्टिव डिटरेंट क्रिएट करने की, कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे, दे वर डायरेक्टली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिया ट्राइंग टू शो अप शो इट्स स्ट्रेंथ, एंड दैट इट कैन नॉट बी, मतलब वो जो पुलवामा का अटैक हुआ था, वो ऐसा अटैक बार बार ना हो, तो उसको एक्टिवली शो करा गया. तो ऑल्दो ये डिसआर्मामेंट वाले हमारे स्टैंड से थोड़ा हटके है, पर और खास करके आजकल हम लोग देखते हैं कि रशिया, इसराइल और इन सब से हमको वेपन्स की डिलीवरी होती है. हम वेपन्स की डील इतनी साइन करते हैं यूएसए के साथ, रशिया के साथ, इसराइल, फ्रांस, इन सब के साथ. तो अब ये बात आती है कि हम अपने आप को वेपनाइज तो कर रहे हैं, बट हमारे ये कंसिस्टेंट स्टैंड डिसआर्मामेंट के अगेंस्ट है. तो इन दोनों चीज़ों में हमको बैलेंस देखना है. फिर आता है गुजराल डॉक्ट्रिन. गुजराल डॉक्ट्रिन यूजुअली था कि बेसिक उसका आइडिया ये है कि इंडिया एक कहा जाए तो एक राइटियस तरीके से और एक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने नेबर्स को हेल्प करेगा. तो अब ये स्टैंस काफ़ी आजकल के टाइम में ओवर इंथुजियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक लगता है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम जैसा देख रहे हैं कि इंडिया के आसपास जो नेबर्स हैं, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये डायरेक्टली इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्टार्ट करते हैं. तो ऐसे टाइम में अगर हम इस तरीके से एक बिल्कुल सनातन सा स्टैंड लेकर के बैठ जाएं कि हमको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे, बट बस हम उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो हमारे इंटरेस्ट के लिए काफ़ी हार्मफुल रहेगा. तो इन तीन एग्जांपल्स से आप लोग समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इम्पोर्टेंट, एक फंडामेंटल चैलेंज है इंडियन फॉरेन पॉलिसी. हाँ, तो अब हम बात करते हैं मेजर जो प्रिंसिपल्स हैं फॉरेन पॉलिसी की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी. सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन सेंट्रिसिटी. तो ग्लोबलाइजेशन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फॉरेन पॉलिसी में. ग्लोबलाइजेशन तो की कोर हो गई, बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट वी परस्यू ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन सेंट्रिसिटी. मतलब हम ग्लोबलाइज करते हैं, बट हम ह्यूमंस जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, उनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, उनका कैपिटल डेवलप करने की कोशिश करते हैं. इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाऊं तो डेवलपमेंट डिप्लोमेसी एक इसका सीधा साधा एग्जांपल. इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो एक्शंस इंडिया लेता है. नेपाल का जैसे अर्थक्वेक हुआ था 2015 में, तो उसमें इन्होंने इंडिया ने अपने एनडीआरएफ भेजे थे उनको असिस्ट करने में. इसके बाद अभी कोविड के टाइम्स में काफ़ी जगह जाकर के इंडिया ने सपोर्ट किया है. फिर इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भी भेजता है अपनी. तो इस तरीके से भी ग्लोबलाइज, बट दैट इज विद ह्यूमंस एट द सेंटर ऑफ इट. और फिर नेबरहुड फर्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. और हमको देखा जाए तो जैसे इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो इंडिया ने लिए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दूँ तो एक BBIN करके आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया गया है इंडिया ने, वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल. तो इन चार कंट्रीज़ को कनेक्ट करने का एक मल्टी मॉडल सॉल्यूशन है. तो इसको इंटीग्रेट कर दें अगर हम इस रीजन को, तो हमारे लिए और खास करके हमारे और साथ ही हमारे नेबर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉलो करता है और फिजिकल इंटीग्रेशन. इसके साथ ही पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेता आ रहा है इंडिया हमेशा. जैसे डेवलपमेंट डिप्लोमेसी फॉलो करता है, तो जो लोगों का एक गुडविल जनरेट होता है दूसरी कंट्रीज़ में विद रिगार्ड्स टू इंडिया. उसके साथ ही डायस्पोरा इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आसपास की कंट्रीज़ में लोग ट्रैवल करने भी जाते हैं, कई लोग इमिग्रेंट्स भी इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं. तो उन चीज़ों को मेंटेन करते रखने हुए, और फिर हमारा जो हिस्टोरिकल पास्ट है, मतलब हमारा जो कल्चरल पास्ट है, उसको भी हम एड्रेस करते हैं, क्योंकि कल्चरली होमोजीनस एरिया है साउथ एशिया. तो जैसे बांग्लादेश के साथ हम लोग काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं. हम मुजीबुर रहमान के
साथ सेलिब्रेट करते हैं उनका। मुजीबुर रहमान जैसे बांग्लादेश के लिए है, इंडिया के लिए महात्मा गांधी है, तो उन लोगों के सेलिब्रेशन, उन दोनों के बर्थडेज, उनके एनिवर्सरीज के सेलिब्रेशन में डेलीगेट्स दूसरे कंट्रीज में मूव इन कर वो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक्ट ईस्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले लुक ईस्ट हुआ करता था फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स, बट अभी 2014 के बाद से इसको चेंज करके एक्ट ईस्ट कर दिया गया है कि अब हम बस लुक नहीं कर रहे, वी आर एक्चुअली एक्टिंग टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द ईस्ट। और ईस्ट से यहाँ पे मतलब है आसियान, जैसे आसियान साउथ ईस्ट एशिया है। फिर और अगर आगे जाएं तो ईस्ट एशिया में हम देखें तो जापान है और साउथ कोरिया है। इनसे एंगेजमेंट धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ रहा है। तीनों जैसे मैंने जो 3 कंट्रीज़ के नाम लिए आप लोगों से, जापान, साउथ कोरिया और आसियान कंट्रीज एज अ होल ट्रेड ब्लॉक। तो इन तीनों से इंडिया के एफटीएस है। तो हम देख रहे हैं कि इन एफटीएस को हम लेवरेज करते आ रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट ourselves with these countries, although अभी 2019 में फाइनली इंडिया आरसीईपी जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे बाहर आ गया, एग्रीमेंट से बाहर आ गया। बट वो हमारे अपने पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से था, वो ऐसा नहीं था कि वी आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट एंड इंटीग्रेट विद दीज कंट्रीज। तो ये बात है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि और अगर हम देखें तो आसियान के साथ आरसीपी तो हमने नहीं साइन किया, बट हम एक ईस्ट एशिया समिट करके होता है, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनका उनका एक कॉन्क्लेव होता है, सारे आसियान डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस अटैचमेंट जाता है वहाँ पे। साथ ही रीजनल फोरम का भी पार्ट है आसियान के। तो ऐसा नहीं है कि हम इनसे वो नहीं कर रहे कि आरसीपी नहीं हुआ तो हमारे रिलेशन कुछ किसी तरीके से हार्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हम इंटीग्रेटेड है आसियान से, और फ्यूचर में हम प्रिटी सर्टेन इंडिया आरसीपी में भी पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं थिंक वेस्ट। तो एक्ट एक्ट ईस्ट देखा हमने, और अब हम देख रहे हैं दूसरा थिंक वेस्ट। तो वेस्ट में हमारे दो इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं अगर एज अ रीजन देखा जाए तो, एक है अफ्रीका, दूसरा है वेस्ट एशिया। तो अफ्रीका में अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, AGC कहते हैं, जिसको इंडिया और जापान का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके साथ इंडिया के डेवलपमेंट, इंडिया की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की कोशिश रही है अफ्रीका के साथ। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज इन दी द ट्रॉपिकल एरिया और द ट्रॉपिकल जोन, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसुलेशन रहता है। तो ISA के मोस्ट कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। और क्रूड ऑयल के भी काफ़ी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं इंडिया के इकोनॉमी, क्रूड ऑयल के थ्रू सपोर्ट करती हैं। नाइजीरिया हो जाएगी आपकी, लीबिया, अल्जीरिया, ये सारी कंट्रीज इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। सिमिलरली वेस्ट एशिया का है, खैर वेस्ट एशिया से हम लोग अलग से आर्टिकल में डील करेंगे, बट ये भी एक इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है मल्टीलैटरलिज्म, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको आप कंसिस्टेंट प्रिंसिपल समझ सकते हैं। हमेशा से इंडिया हैज़ प्रमोटेड मल्टीलैटरलिज्म एंड द सॉल्यूशन विच इज़ प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में, अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी मल्टीलैटरल बॉडीज़ के लीडरशिप रोल में अपने आप को स्थापित किया है, जैसे कि UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है इंडिया इस बार, और 2 साल के लिए रहेगा। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरपर्सन है। इसके साथ ही इंडिया विल आल्सो बी हेडिंग विल हैव द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज सबसे पावरफुल इकोनॉमीज हैं इंडिया पूरी दुनिया की, उसके उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को आने वाली है। इसके बाद ब्रिक्स और SCO जो अलग इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं, उनके भी लीडरशिप रोल है इंडिया के पास, आने वाले हैं कुछ टाइम में। फिर जो नॉर्म्स था, जो न्यू ऑर्डर फॉर अ रिफॉर्म, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलैटरल सिस्टम, इंडिया इस पॉलिसी को सपोर्ट करता है, जिसमें एक 5S अप्रोच बेसिकली कही जाती है इंडिया की। अ, जैसे इन पर्टिकुलर इन लीडरशिप रोल्स में इंडिया जा रहा है, तो ये 5S अप्रोच फॉलो करता है फॉर अ न्यू
एंड रिफॉर्म मल्टीलैटरल सिस्टम। ये 5S क्या है? ये है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सम्मान, रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। ये 5S अप्रोच है। इसके बाद काउंटरिंग टेरर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिया का, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा टेररिज्म से अफ्लिक्टेड है। तो इंडिया ऑलवेज ट्राइज टू इंश्योर कि दुनिया की जो मल्टीलैटरल बॉडीज़ हैं वहाँ वो टेरर को सीरियसली ले रही हैं। यूएनएससी का डिस्कशन अभी जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो मसूद अजहर को लेकर के काफ़ी आनाकानी हुई थी यूएनएससी में, जब चाइना ने उसको उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, जिसको जो कि मसूद अजहर को डेलीगेट करने वाला था एज अ टेररिस्ट इन अमंग द इंटरनेशनल कमिटी, तो इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इस वजह से इंडिया ने बहुत अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और फाइनली चाइना हैड टू गिव इन एंड मसूद अजहर इज नाउ लिस्टेड इन दी सैंक्शंस कमिटी सैंक्शंस रेजोल्यूशन। फिर CCIT जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, जो अभी तक तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है बट फ्यूचर में कोशिश करी जा रही है जिसको कि लाया जाए, सारी कंट्रीज अग्री करें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल टेरर पे। उसके लिए भी इंडिया काफ़ी लॉबी करता रहता है इंटरनेशनल फोरम में। तो अब हम देखते हैं इंडिया का ट्रेड नेगोशिएशंस का एवोल्यूशन कैसे रहा है। प्लेसिंग इन सिलेबस की मैं बात करूं तो ये जैसे ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये लिबरलाइजेशन जब हुआ था उसके कुछ इफेक्ट्स डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन के साथ ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो थी दैट बिकेम intrinsically linked with the economies of other economies of the world, the powerful economies. तो GS3 का भी आप इसको एज अ पार्ट समझ सकते हैं, क्योंकि WTO इम्पोर्टेंट है उस एंगल से देखा जाए तो। तो अगर हम प्री WTO फेज की बात करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था और WTO नहीं बना था, तो उसमें उस टाइम पे लिमिटेड एंगेजमेंट रहा था इंडिया का, कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर वाले जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर किसी तरीके का एक मोनोपोली ना बनाए कोई कंट्री भी, जो पावरफुल कंट्री थी उस टाइम की, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे 1960s में एक फूड शॉर्टेज से भी डील कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं रहा इस पीरियड में। तो फिर जब पोस्ट WTO वाला फेज आया, जब 1986 में डिस्कशन स्टार्ट हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तब इंडिया ने राइटफुली अपना स्टैंड लिया, अपना एक निश बनाया WTO में। तो कौन से प्रिंसिपल्स वो फॉलो करता था? एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसी टाइम में अराउंड 1987 जब वॉशिंगटन कंसेंसस साइन हुआ था, जिसके अंडर दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट कराया जा रहा था कि वो ग्लोबलाइज करें, अपनी इकोनॉमीज को लिबरलाइज करें। तो इस वजह से भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा WTO में। फिर 1992 में रिफॉर्म्स आए। उसके बाद की कहानी तो आप लोग सबको पता ही है, कितना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं। फेयर ट्रेड मांगता है, इक्विटेबल ट्रेड मांगता है इंडिया, जस्टिसिएबल ट्रेड होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज होनी चाहिए कंट्रीज की, और रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इंडिया के ट्रेड एजेंडा के। फिर अब हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कराया है। तो एवरेज ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। 1990s में कहा जाता है, कहते हैं कि 100% थी इम्पोर्ट ड्यूटी कई चीज़ों पर। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट था, कितना आइसोलेटेड था इंडियन इकोनॉमी। फिर अब वो गिर करके इट हैज़ ऑलमोस्ट रीच एट एन एवरेज ऑफ 14%। जो इफेक्टिव ड्यूटी रेट है वो 14% का आ चुका है। तो आप चेंज देख सकते हैं किस तरीके से ग्लोबलाइज हुई इंडियन इकोनॉमी। फिर
दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग वो था ओपन जनरल लाइसेंसिंग। तो ओपन जनरल लाइसेंसिंग एक मैकेनिज्म था जिसके तहत कुछ इंडस्ट्रीज के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोग एक डील कर लेते थे कि वो कंट्री सिर्फ इंडिया का प्रोडक्ट ही लेंगी। तो एक तरीके से ये एक इनएफिशिएंसी फोस्टर करता था कि जब आपको पता है कि आपको एक फिक्स्ड डिमांड आने वाली है तो आप ज़्यादा इंप्रूव नहीं करते हो, आपकी इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं करती। तो इस चीज़ को भी एंड करा गया और फाइनली एमएसएमईज के लिए 2005 में इसको एंड कर दिया गया था। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पिलर रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर वाले प्रॉब्लम तो इंडिया ने कंटिन्यूसली एड्रेस करी, जो चाहती थी दूसरी कंट्रीज़ की इंडिया का मार्केट खुले बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो वो चीज़ हमें कंसिस्टेंटली इंडिया एड्रेस करता आ रहा है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के डेवलपमेंट स्टेटस को देखते हुए। फिर 2013 बाली मिनिस्टीरियल एक इम्पॉर्टेंट टाइम है इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें इंडिया वाज एबल टू लॉबी फॉर अ परमानेंट पीस क्लॉज। तो ये पीस क्लॉज क्या था? ये पीस क्लॉज था कि कंट्रीज जैसे दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो कह रही थी कि इंडिया बहुत लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जो 10% लिमिट दी थी डब्ल्यूटीओ ने आर्ग्यू करी थी अपने डिस्कशंस में, फाइनलाइज करी थी फॉर डेवलपिंग नेशन, उससे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो इसके अगेंस्ट इंडिया ने लॉबी किया, ये कहा कि आप जिस तरीके से जिस मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, और बाकी कंट्रीज भी अपने प्रोवाइड करती हैं बट उनके सब्सिडीज किसी और कैटेगरी में आ जाती है, इस वजह से उनको नहीं गिना जाता। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल लॉबिंग रही थी और इंडिया वॉज एबल टू गेट अ परमानेंट पीस क्लॉज कि भाई आप फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, कि पीडीएस के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं तो आप वो फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रेड को डिस्टॉर्ट करना, जो कह रहे थे डेवलप्ड नेशंस। तो उस चीज़ को लॉबी करते हुए इंडिया ने परमानेंट पीस क्लॉज अपनाया, मिला इंडिया को। एंड नाउ इंडिया इज ऑलमोस्ट फ्री टू प्रोवाइड सब्सिडीज, इतना ज़्यादा नहीं डिस्प्यूट होता है इन डब्ल्यूटीओ। तो 2017 में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का भी पार्ट बन गया इंडिया, विच इज मेजरली रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेड। तो जो कॉस्ट होता है बैरियर्स की वजह से टू ट्रेड, उसको रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का। तो अब बात आती है कि ट्रेंड्स क्या रहे हैं इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा, ये एक आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इंफोग्राफिक है। आगे इसको मैं फिर से देखूंगा, दिखाऊंगा, एडजस्ट करूंगा इसको। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें कि किस तरीके क्या ट्रेंड रहा है इंडिया का, इंडिया के एक्सपोर्ट्स का एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, तो 1947 में आयरॉनिकली इंडिया का ज़्यादा था परसेंटेज ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि दो एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि उस समय वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी इकोनॉमीज, और वो इंटरनली अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना चाह रही थी, इतना एक्सपोर्ट की ज़रूरत, एक्सपोर्ट को नहीं फोकस कर रहे थे। फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट था उस टाइम पे वो रॉ मटेरियल से लिंक था। रॉ मटेरियल्स जैसे कि आपका रॉ कॉटन और ये सारी चीज़ें डोमिनेट करती थी, इंजीनियर्ड गुड्स या फिर इंडस्ट्री के आउटपुट्स नहीं जाते थे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो गेटिंग फ्री फ्रॉम बीइंग अ कॉलोनी। तो इस वजह से वॉल्दो ज़्यादा था बट क्वालिटी जो थी वो अच्छी नहीं थी, इंडिया एक्सपोर्ट्स की ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। फिर 1983 और 1983 का एक इम्पोर्टेंट वो बेंचमार्क है, क्योंकि 47 से 83 तक इंडिया ने एक आइसोलेटेड पॉलिसी, 83 तक नहीं, 83 तो बस एक इंडिकेटिव डेट है, बट इंडिया वाज एन आइसोलेशनिस्ट कंट्री उस समय तक। 83 के बाद से, अब 84 के बाद से आप समझ सकते हैं, जब राजीव गांधी जी आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब धीरे धीरे करके इंडिया की इकोनॉमी खुलना शुरू हुई थी, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा इंसेंटिव मिलना शुरू हुआ था। तो सीधी सी बात है कि आइसोलेशन की वजह से वो घट गया था इंडिया का परसेंटेज टू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। 2000 जब हमारे फाइनली एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1992 में, तो 2000 में फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, इट रोज टू 0.7%, एंड आज के टाइम में देखा जाए तो 1.5% पे आ चुका है। और ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन है ड्यू टू सर्विसेज। जो सर्विसेज सेक्टर है इंडिया का वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा इन डिमांड है इन अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स चीप एंड वेरी एफिशिएंट सर्विस। तो इस वजह से काफ़ी ग्रोथ रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट्स।
तो अब अगर हम टोटल ट्रेड की बात करें तो एवरेज ड्यूटी जैसा मैंने कहा कि इंडिया की ऑलमोस्ट 100% से गिर के अब 14%, 13.9% पे आ चुकी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप रहा है। और अगर हम आजकल के प्रेजेंट टाइम में देखें कि 2018, 2019, 20 एंड इसमें क्या ट्रेंड रहा है, मर्चेंडाइज का अगर हम देखें तो 2009 डिप्रेस्ड ही रहा है कि मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो घटे हैं। फिर इंपोर्ट्स जो हैं वो भी घटे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा घटे हैं। इस वजह से इंडिया को एक दो मंथ्स के लिए जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो डेफिसिट नहीं था, वो सरप्लस में बन गया था। फिर सर्विसेज तो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रहा है और अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट पे है, ग्रोथ पाथ पे है। फिर अगर हम टोटल उसकी बात करें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को मिला करके तो ग्रोथ जो रही है दोनों की, जैसे अगर हम इसमें देखें कि -2.2% रहा है मर्चेंट ये एक्सपोर्ट्स के लिए और -5.9% रहा है इंपोर्ट्स के लिए। तो इंपोर्ट्स ज़्यादा घट रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स पे। ऐसा नहीं है कि हम खुद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें। ये बेसिकली एक फीचर है कि इंडिया में डिमांड गिर रही है कोविड की वजह से और बाकी रीजंस की वजह से, इकोनॉमी की वजह से। ये इस वजह से नहीं है कि इंडिया के इंडस्ट्री इतनी केपेबल हो गई है इस टाइम पे, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और इम्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये रीसेंट प्रेजेंट ट्रेंड ये है। और तो अगर हम फिर से अगर हम देखें शेयर वर्ल्ड ट्रेड या वर्ल्ड परसेंटेज, तो जैसा मैंने कहा था अराउंड 1.7% है मर्चेंडाइज का इंक्रीज हो रहा है। सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा है 3.2, क्योंकि सर्विसेज बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करती है इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में, काफ़ी डिमांड में भी रहते हैं। सॉरी, ये 3.2 तो इम्पोर्ट है, नहीं नहीं, ये 3.5% इनफैक्ट और ज़्यादा है इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एज कंपेयर टू द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस टाइम पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि बस 2000 एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 60% जो एक्सपोर्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इनइक्विटेबल है इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट की। जो ज़्यादा कैपिटल, क्योंकि जो 2000 एक्सपोर्टर है तो वो बेसिकली मोर कैपिटल इंटेंसिव होंगे, और जो ज़्यादा हमारे एमएसएमईज हैं जिसमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं चीज़ें, वो उनका कंट्रीब्यूशन कम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिसिट है इंडिया के एक्सपोर्ट्स का, और ये इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने भी एड्रेस करा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये कुछ टारगेट्स अभी रिसेंटली डिफाइन करे गए हैं, जैसे फिजिकल ईयर 22 के लिए 400 बिलियन डॉलर का हमने टारगेट इंश्योर करवाया है इस बार की, इतना होना चाहिए 2022 वाले फिजिकल में, तो ये प्रेजेंट फिजिकल में। फिर 2000 और चलते चलते अराउंड फिजिकल ईयर 2027, जो 26-27 का फिजिकल ईयर होगा, उसमें हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को हिट करना। तो ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। जैसे हम इसमें अभी देख सकते हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 2019-20 में रहे $313.2 बिलियन। तो इसको बढ़ा करके पहले हमको ले जाना है 400 तक, और उसके बाद हमको ले जाना है फिर $1 ट्रिलियन तक इन 2026-27। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रेड सपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या स्कीम्स वगैरह है, ये हम लोग देखेंगे इस सेगमेंट में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जैसा ज़रूरी है कि कहीं भी आपको शिप से ट्रेड करना है या फिर आपको एयरपोर्ट से अपना फ्रेट को ट्रांसफ़र करवाना है, तो आपको पोर्ट्स की नेसेसिटी है, चाहे वो सी पोर्ट्स हैं या वो एयरपोर्ट्स हैं। फिर लैंड से अगर ऐसे ओवरलैंड ट्रेड होता है तो लैंड कस्टम स्टेशन होने चाहिए जगह जगह पर, कि जहाँ से आराम से जो बाय रोड सामान आ रहा है उसका क्लियरेंस हो जाए स्ट्रीमलाइन तरीके से। तो वैसा ही सिमिलर जॉब जो होता है वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी होता है जो वेरियस बॉर्डर एरियाज में इंस्टॉल्ड है। इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें ट्रेड सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो मेजर पॉलिसी बॉडी है इसके लिए, कि किस तरीके से हमको अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है वेरियस कंट्रीज।
तो ये जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन दो तरीके के से होता है, या तो ये कंट्री स्पेसिफिक होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे इंडिया का, या फिर एक सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं कि किसी एक सेक्टर का, मान लीजिए टेक्सटाइल का या फिर हमारा फार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगा। तो इस तरीके से वो लोग अपने सेक्टर के प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांडिंग करते हैं अलग अलग जगह जा करके। सिमिलर जॉब जो रहता है ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स, ये एक प्रेशर ग्रुप है इसका एक्सपोर्टर्स का, तो ये भी सिमिलर काम करता है, लॉबी करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया। फिर एक्सपोर्ट्स क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, जो कि क्रेडिटर्स जो बैंक्स होते हैं उन वो लोग ताकि क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएँ एक्सपोर्ट्स के लिए, तो ये लोग क्रेडिट गारंटी देते हैं बैंक्स को, तो उनको बेटर इंटरेस्ट रेट्स और बेटर टर्म्स पे लोन्स मिल जाते हैं एक्सपोर्टर्स को। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड आईटी के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, जैसे स्विफ्ट करके एक स्कीम चलाई है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी क्लियरेंसेस अलग अलग चाहिए रहते हैं एक्सपोर्टर्स को, कस्टम्स चाहिए रहेगा या फिर क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए रहेगा, किसी भी तरीके का कोई फ्रेट का, जीएसटी का जो भी चाहिए रहेगा क्लियरेंस, वो सारा इस विंडो के थ्रू एक जगह से वो लोग कर सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो जाती है इनके लिए, कॉम्पिटिटिव भी हो जाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स, ताकि मतलब उसकी वजह से सस्ते रहते हैं क्योंकि स्ट्रीमलाइन तरीके से हो रहा है। और दूसरी स्कीम जो इसमें है वो है निर्यात बंधु स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्किलिंग, जैसे कौशल विकास योजना का है कि स्किल करना है हमको हमारे यूथ को, और निर्यात बंधु का है कि जो लोग स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं हमारे एमएसएमईज के या किसी और तरीके, किसी और लेवल, किसी और सेक्टर के, तो उनको ट्रेन करना है टू इम्प्रूव देयर एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए कुछ ये मेजर स्कीम्स यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, मैं थ्रू कर देता हूँ ये आपके साथ। तो ऐसे कैटेगरीज हैं: स्कीम्स फॉर सोर्सिंग द रॉ मटेरियल, scheme for sourcing the capital goods, and competitiveness enhancing schemes। तो इन तीन कैटेगरीज में ये स्कीम्स बांटी गई हैं। तो रॉ मटेरियल चाहिए रहता है लोगों को, मतलब जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको कोई रॉ मटेरियल कई बार डिपेंडेंट रहता है वो इम्पोर्ट्स के लिए, मतलब इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के लिए। तो उसके लिए दो स्कीम्स चल रही हैं, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और ये डीएफआईए स्कीम है। फिर इसके अलावा ड्यूटी पेड इनपुट्स वाली स्कीम है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होगा उसके लिए अ, जो ड्यूटी आपने पे करी है वो आपको वापस मिल जाएगी, इस तरीके की स्कीम्स भी रहती हैं आपको, या उस पर कुछ रिबेट मिल जाएगा। फिर कंपटीशन कॉम्पिटिटिवनेस एनहांसिंग स्कीम्स में एनईआईएस स्कीम है कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए इम्पोर्ट्स को सब्सिडाइज कर देते हैं। तो इस स्कीम को रिसेंटली रिप्लेस कर दिया गया है, आरओडीटीईपी की स्कीम करके एक है, जो अभी एक्चुअल में नोटिफाई नहीं हुई है, मतलब वो उसके सारे डिटेल्स मैप आउट कर दिए गए हैं, बट अभी फाइनल नोटिफिकेशन एंड उसका इनिशिएशन नहीं हुआ है। तो ये स्कीम इम्पोर्टेंट है इन द फ्यूचर, 2019 में ये रिलीज करी गई थी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आर ओ डी टी की स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये है, उसके बाद हम अब आगे अगले सेगमेंट में देखते हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया ट्रेड। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने बात करी कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या रहा था हिस्ट्री हमारे इंडियन ट्रेड के एवोल्यूशन की। फिर ट्रेड सपोर्ट सिस्टम देखा, अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में किस डायरेक्शन में इंडिया का ट्रेड मूव कर रहा है। तो जैसा आप लोग को पता है कि अभी अ, आत्मनिर्भर भारत वाला जो पैकेज रिलीज हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव मेन हमारा ये है कि हम अपने इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में किसी तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, कि हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव इतने हो कि लोग उनको खरीदने के लिए खुद इंसेंटिवाइज हो। तो उसके लिए दो कैटेगरीज हैं, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। अब इनके लिए क्या टारगेट करा गया है इसमें, तो मर्चेंडाइज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाई गई हैं, दे हैव बीन लॉन्च फॉर 10 सेक्टर्स। मैं रन थ्रू कर देता हूँ सेक्टर्स, आप लोग को याद करने की ऐसी स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सारे नोटिफाई नहीं हुए हैं। बट हाँ ये है कि ये ऑब्जेक्टिव है 10 सेक्टर में आप लोगों को, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाना। तो एक सेकंड पहले मैं बता देता हूँ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि
जितना ज़्यादा कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी प्रोड्यूस करेगी उसको उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। देयर इज़ एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड एक्सपोर्ट मोर एंड मोर। तो किन 10 सेक्टर्स के लिए ये लगाई गई है? वो हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट गुड्स जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, फूड प्रोडक्ट्स, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह के लिए बनाया जाता है, टेक्सटाइल्स के लिए, और हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स जिसकी मदद से हम लोग फिर सोलर पैनल्स बनाते हैं और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी। इन 10 सेक्टर्स के लिए आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, इनके नाम अवेलेबल रहते हैं हर जगह, ऑनलाइन भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये 10 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम चलाई गई है और इसके साथ ही कई सारे एफटीएस भी को भी टारगेट करने की टारगेट करेंगे हम लोग फ्यूचर में। जैसे हमारे ऑलरेडी 13 कंट्रीज के साथ एफटीएस हैं, जैसे कि जापान, कोरिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चिले, आसियान कंट्रीज, सिंगापुर, इन सब से हमारे एफटीएस हैं। और फ्यूचर में भी एफटीएस, मेजर एफटीएस एनविल पे हैं जो जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अभी एक है ईयू के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के। फिर दूसरा है यूएस के साथ चल रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे यहाँ पर फरवरी में, तो काफ़ी बात चली थी कि एफटीए को नेगोशिएट करके जाएंगे, लेकिन उस समय कोरोना वायरस और कई सारी वजह से नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अभी ये अंडर प्रोसेस है, डेलिब्रेशन चल रहे हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट एफटीए है वो है ईस्टर्न ईस्टर्न यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ईईयू का। इसके साथ भी हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। इसमें रशिया और अजरबैजान और आसपास की कंट्रीज, कजाकिस्तान, ये जो ईईयू है इनके साथ नेगोशिएट करा जा रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है क्योंकि ये भी एक डेवलपिंग रीजन है, तो इसलिए भी इसके साथ एफटीए इम्पोर्टेंट है। फिर सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए 12 चैंपियन सर्विसेज सेक्टर डिफाइन करे गए हैं जिनको टारगेट करा जाएगा। मतलब इनके सर्विसेज ये जो प्रोवाइड करते हैं उसको अलग अलग स्कीम के थ्रू प्रमोट करा जाएगा। तो ये 12 सेक्टर्स हैं इसमें, जैसे आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो रहती है, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंडिया के सर्विस बास्केट का। इनफैक्ट 49% जितना भी इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आता है वो इसी के थ्रू आता है, आईटी सर्विसेज के और आईटी के थ्रू आता है। दूसरा है टूरिज्म, फिर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाली सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं अलग अलग कंपनीज लॉजिस्टिक्स की, जैसे फेडेक्स वगैरह ऑनलाइन है, या फिर वेस्टर्न यूनियन, ये सारी कंपनीज जैसे ग्लोबल हैं वैसे ही इंडिया के लिए भी इंडिया में भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, फिर ऑडियो विजुअल सर्विसेज, मतलब हम जो प्रोडक्शन हम करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उन सब की जो पूरा वैल्यू चेन में जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको टारगेट करा जाएगा। लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, मतलब एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल जो डेवलपमेंट होने की बात हम लोग कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसमें कई सारे एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स भी आजकल काफ़ी डिमांड में रहते हैं, तो उस सेक्टर को भी टारगेट करा जाएगा इसमें। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन सर्विसेज, तो ये 12 चैंपियन सर्विसेज हैं जिनके ऊपर फोकस रहा जाएगा कि इसको इम्प्रूव करके हम दो काम बेसिकली करें। एक तो हमारा जो ओवर डिपेंडेंस है आईटी एंड आईटीईएस पे उसको कम करें, और एक्सपोर्ट्स एंड ओवरऑल अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो करें ताकि हम आत्मनिर्भर भारत इस सपने को साकार कर पाए। ठीक है, तो अब फाइनल कुछ रिकमेंडेशंस जो इसमें बताए गए हैं इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं कि यूजुअली ये है कि हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, उसके लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि आप उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करिए जो कि सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है दुनिया में। और उस मतलब उसमें मेनली जो है वो है जैसे ये जो इलेक्ट्रोग्राफिक है इसमें मैं दिखा दूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है।
फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स खरीदे जाते हैं, फिर मशीनरी खरीदी जाती है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एंड देन टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो उसको हम लोग अभी इसमें ही रख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी इसमें दोनों के कंपोनेंट रहेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें, ये जो सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है, इसमें अगर हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें, तो इंडिया का अगर हम शेयर इन ग्लोबल प्रोडक्शन एंड शेयर इन एक्सपोर्ट्स देखें इंडिया का, तो केमिकल एंड प्रोडक्ट्स में बस 2.1% है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में ओनली 0.4%, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में ओनली 0.9%। और बनस्पत अगर हम चाइना से कंपेयर करें, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 19%, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स 22% और केमिकल एंड प्रोडक्ट्स में 4.7%। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा chasm है बिल्कुल चाइना के एक्सपोर्ट्स और इंडिया के एक्सपोर्ट्स में वो चीज़ों से रिलेटेड जो कि सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। तो इन चीज़ों को टारगेट करके इनका प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन डिमांड चीज़ है। तो इस चीज़ पे हमको फोकस करना है। दूसरी चीज़ है कि हमको एक्शनेबल ट्रेड इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाना है। मतलब हमको कहीं से कोई भी इंटेल मिलती है कि किसी एक कंट्री को क्या प्रेफर है, या किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरीके की सर्विसेज चाहिए, क्या उसका डेवलपमेंटल स्टेज है, उसके हिसाब से उसको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये सारी इंटेलिजेंस हमको पहले तो अक्रू करनी है। ये मतलब हमारे जो एम्बेसीज हैं उनके कमिटीज़ या आप अटैचेस बना सकते हैं जो कि ये इंटेलिजेंस को ट्रांसमिट करें टू इंडिया, ताकि इंडिया के जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम फाइन ट्यून कर पाए टू देयर रिक्वायरमेंट। फिर है प्रोडक्शन एग्जीबिशन सेंटर्स हैं फॉर ब्रांडिंग। ये भी बनाए जा सकते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसकी बेटर मार्केटिंग हो पाए। ये था एवोल्यूशन ऑफ इंडिया ट्रेड नेगोशिएशंस, द फ्यूचर ऑफ इंडिया ट्रेड एंड सर्टेन रिकमेंडेशंस। This brings us to the conclusion of the first part of the IR योजना। थैंक्स फॉर स्टिकिंग अराउंड। और सेकंड पार्ट के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा जब एज एंड मैन ये रिलीज होता है। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए फॉर दैट पार्ट एंड फॉर मोर कंटेंट एज वेल। काफ़ी कंटेंट, काफ़ी वीडियोस मैंने रिलीज करे हैं योजना के, तो जो शॉर्ट में आपकी योजना के एरिया को काफ़ी अच्छी तरीके से, होलिस्टिक तरीके से कवर कर देंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक। थैंक यू।